हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 10 था, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसे सर्विसेज कर लेना, जिसको शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने कवर किया था। जैसे कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो उसमें हमने समझा था मीनिंग ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के आने से क्या क्या एडवांटेजेस हुए, टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया में कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा चीज़ें और पढ़ेंगे, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ जीएसटी विथ जर्नल एंट्री। यानी देखो, अभी तक आपने क्या किया था कि जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था जर्नल एंट्री वाला, उसमें आपको ट्रांजैक्शंस गिवन होती थी, उसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी होती थी विदाउट जीएसटी। ठीक है, मतलब उस ट्रांजैक्शंस में कोई भी जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता था, मतलब बिल्कुल प्लेन आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती थी और आप इजिली कर भी लेते थे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी भी रिकॉर्डिंग करना है, यानी उसकी भी जर्नल एंट्री ही बनानी है, लेकिन इस चैप्टर में जो ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो कैसे आप करेंगे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, कि कैसे हमें प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो मतलब आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है गाइस आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आसानी से हम सॉल्व कर सकें, ठीक है, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो बहुत ही ध्यान से आप हमारी बात को सुनिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था। देखो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टैक्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो गवर्नमेंट के नज़रिए से, यानी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का मतलब क्या होता है, दूसरा टैक्स पेयर के नज़रिए से, यानी कि टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैक्स जो होता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, एक रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का मतलब एक इनकम होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट किसके लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। देखो, पब्लिक यहाँ पे चला आया है, ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए था, इसके पहले होना चाहिए था, कोई नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू आता है टैक्स के फॉर्म में, उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट किस लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। यानी पब्लिक के लिए रोड बनाती है, पब्लिक के लिए जो है ब्रिजेस बनाती है, पुल बनाती है, पब्लिक के लिए पार्क बनाती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, स्कूल्स बनाती हैं, यानी बहुत सारा काम गवर्नमेंट करती हैं जो कि पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, और वो रेवेन्यू किस फॉर्म में आता है, तो टैक्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। टैक्स अगर हम गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट किसके लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, चलो, इसके बाद अगर हम टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैक्स का मतलब होता है एक कंपलसरी पेमेंट। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था, आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कंपलसरी पेमेंट लिखा है ना, ये पता है डायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, आप मुझे बता सकते हो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो आप कहोगे सर डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स। बिल्कुल, वेरी नाइस बच्चे, ठीक है, मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स। अब सोचो, इनकम टैक्स किस पर लगता है, तो उस पर्सन की इनकम पर लगता है जिसकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होती है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो गाइज, आपको टैक्स पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कंपलसरी पेमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको पेमेंट करना है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वहीं मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्स की बात, ठीक है, यानी जिसको जो जीएसटी होता है तो वो सबको पेमेंट करना होता है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, बुजुर्ग हो, सबको पेमेंट करना होता है। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उन सभी को जीएसटी की पेमेंट करनी होती है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें इनकम टैक्स आता है, ये सिर्फ उन्हीं पर्सनस को पेमेंट करना कंपलसरी है जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है,
तो सबके लिए नहीं है। हाँ, यहाँ कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि सबको पेमेंट करना है भाई। देखो, पहली बात तो जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है, और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पर लगता है? इनकम पर लगता है ना? किस पे लगता है? इनकम पर लगता है। तो उसी पर्सन की इनकम पर लगेगा जिसकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होगी। अभी आप बच्चों की इनकम तो कुछ है ही नहीं, तो आपके ऊपर थोड़ी टैक्स लगेगा। तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, याद रखना, ठीक है। आई होप अब आप मेरी बात समझ रहे हो। दूसरी चीज़, कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है, आगे देखो लिखा टू विच द गवर्नमेंट अंडर एन एक्ट, है ना। हर कोई, मतलब कोई भी टैक्स जो आपसे वसूला जाता है, मतलब पब्लिक से कोई भी टैक्स अगर वसूला जाता है वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू वसूला जाता है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट के पास कोई एक्ट भी नहीं है और आपसे टैक्स ले ले, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो इलीगल माना जाएगा। आप फिल्मों वगैरह में एक चीज़ देखते होंगे, जो विलन होते हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं अपने एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, जो दुकान चलाते हैं, मतलब कोई भी काम धंधा करते हैं होते हैं, वो तो उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। वो एक इलीगल तरीका होता है, वो किसी एक्ट के थ्रू पैसा नहीं वसूला जाता। पहले जो है रियल लाइफ में भी ऐसे होता था, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है हफ्ता वसूली, ठीक है। लोग क्या करते थे, जो थोड़ा सा स्ट्रांग पर्सन होते थे अपने एरिया के, तो वो लोगों से टैक्स लिया करते थे, ठीक है, जो कि गलत है, वो इलीगल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सरकार कोई भी टैक्स लेती है, ठीक है, तो उनसे क्या किया जाता है, किसी न किसी एक्ट के थ्रू वो पैसा लिया जाता है। और अगर कोई अपने मनमानी तरीके से हफ्ता वसूली करना भी चाहे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन भी लेती है। इसलिए आज की डेट में ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब टैक्स लेने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है, और सरकार भी टैक्स तभी ले सकती है जब उसके लिए कोई भी मतलब अलग से एक्ट बना हो। जैसे इनकम टैक्स लेने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जीएसटी लेने के लिए जीएसटी का एक्ट आया है, ठीक है। तो किसी न किसी एक्ट के थ्रू ही सरकार पैसा आपसे ले सकती है, ठीक है। बिना किसी एक्ट के अगर वो ले रही है तो वो इलीगल तरीका माना जाएगा, जो कि गवर्नमेंट नॉर्मली करती नहीं ऐसा, ठीक है। किसी न किसी एक्ट के थ्रू ही पब्लिक से पैसा लिया जाता है। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ टैक्स की बात की थी। हमने बताया था कि हमारे इंडिया में दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, ठीक है, इसमें मैंने बताया था एक वर्ड होता है लेवाइड और एक वर्ड होता है बर्डन। लेवाइड का मतलब जो टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक वर्ड होता है लेवाइड और एक वर्ड होता है बर्डन। अगर ये दोनों सेम पर्सन, मतलब सेम पर्सन के ऊपर आता है, सेम पर्सन, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वही उस टैक्स का पेमेंट भी कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब वही बंदा उस टैक्स को पेमेंट करने के लिए लायबल भी है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट, डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल में रखते हैं, या उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा टैक्स है जिसके में जो लेवाइड है वो किसी और पर होता है लेकिन उसका बर्डन किसी और पर जाता है, मतलब टैक्स की लाइबिलिटी जो पेमेंट करने की होती है वो किसी अनदर पर्सन की होती है, दूसरे पर्सन की होती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स में देखो क्या लिखा, पढ़ो। कह रहा कि टैक्स बर्डन एंड पेमेंट बाई सेम पर्सन, मतलब सेम ही पर्सन होगा जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही टैक्स का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, इसने कुछ अर्निंग किया, सैलरी कमाया या कोई भी इनकम किया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जिसको लेवाइड कहते हैं या फिर इम्पोज करना कहते हैं। और ये वही बंदा है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, अपनी जेब से टैक्स निकाला और सीधा वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, यानी जिस पर्सन की इनकम पर लगाया गया बर्डन भी उसी के ऊपर आया, मतलब टैक्स का पेमेंट भी वही कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन यही बंदा जो इनकम टैक्स दे चुका, अब उसके पास जो रिमेनिंग इनकम बचेगी वो क्या करेगा, उसको खर्च करेगा, है ना। खर्च करने, जैसे मान लो अभी देखो ये बंदा यहाँ आ गया कस्टमर बन के और ये गया एक शॉपकीपर के पास, ठीक है, ये देखो तमाम चीज़ें ये परचेज़ किया। अब परचेज जब करेगा तो ये जो गुड्स का कॉस्ट होगा उसमें ये जो शॉपकीपर है कहेगा कि हमें टैक्स भी चाहिए, तो जो भी गुड्स का कॉस्ट प्राइस होगा, जैसे मान लो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि अगर ये जितनी भी गुड्स खरीदा है उसका कॉस्ट आया 1000, ठीक है, और 10% उस पर इस बिजनेसमैन ने क्या किया, जीएसटी लगा दिया। क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपया, तो 1100 रुपया देना पड़ेगा, है ना। इस शॉपकीपर को कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, 1100 की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें 100 रुपया किसका है, जीएसटी का। अब देखो जो 100 रुपये का जीएसटी लगाया गया इसके ऊपर,
ये वो पैसा क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा या 1100 रुपया ये पूरा शॉपकीपर को देगा? तो शॉपकीपर को देगा, है ना भाई। जो गुड्स का कॉस्ट है प्लस जीएसटी दोनों मिला करके जो 1100 रुपया हुआ है, ये 1100 रुपया किसको पेमेंट होगा? शॉपकीपर को होगा। अच्छा, अब शॉपकीपर को जो 100 रुपये का टैक्स मिला है, 100 रुपये का जो जीएसटी मिला, आपको क्या लगता है ये 100 रुपया खुद रख लेगा? नहीं, तो ये 100 रुपया क्या करेगा, आगे गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ ध्यान से आप देखो तो टैक्स लगा किसके ऊपर? टैक्स लगा इस कस्टमर के ऊपर, लेकिन उस टैक्स को पेमेंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास किसकी है? तो इस दुकानदार की है, यानी कि शॉपकीपर की है। तो यहाँ पे देख लो दो डिफरेंट पर्सन आ रहे हैं, मतलब लगाया किसी और के ऊपर जा रहा, पेमेंट कोई और कर रहा है सरकार तक, है ना। तो जब लेवाइड यानी कि जो टैक्स का इम्पोज है वो लगाया किसी और पर जाता है और टैक्स की जो पेमेंट करने की लाइबिलिटी है वो किसी अदर पर्सन की होती है, यानी कि शॉपकीपर की होती है, तो ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो इनडायरेक्ट टैक्स ये है, देखो टैक्स लगा किसके ऊपर? इस कस्टमर के ऊपर, ठीक है, और इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट तक तो जा रहा है, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक तो जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो शॉपकीपर है ये एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, मतलब इनसे टैक्स ले रहा है, इसके बाद जो भी टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से फिर वो गवर्नमेंट को देता है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्टली टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि ये जो कस्टमर होता है जो भी टैक्स की पेमेंट करनी होती है वो पहले शॉपकीपर को करता है, फिर शॉपकीपर क्या करता है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। तो लगाया तो कस्टमर के ऊपर जाता है, लेकिन टैक्स को पेमेंट करने की लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी किसकी होती है? दुकानदार की होती है, यानी कि शॉपकीपर होता है। तो यहाँ पे सेम पर्सन नहीं होते, जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या था? लगाया जिसके ऊपर जाएगा, यानी अगर इस पर्सन के ऊपर लगाया गया तो यही बंदा क्या करेगा? सरकार तक टैक्स भी पेमेंट करेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं है ना। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी मीडिएटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मीडिएटर का काम कौन करता है? टैक्स को पेमेंट करने के लिए शॉपकीपर यानी कि बिजनेसमैन करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद और कुछ चीज़ें हमने आपको समझाया था। देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? एक तो होता है इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स जो कंपनियों के ऊपर लगता है, बाकी जो वेल्थ टैक्स है और जो गिफ्ट टैक्स है ये अब रिमूव कर दिया गया, ये अब नहीं लगता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर देखो लिखा है कि पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज्ड। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर ये होता है कि ये जिस बंदे पर लगाया जाता है, जिस पर्सन पर लगाया जाता है, वही पर्सन डायरेक्टली क्या करता है? गवर्नमेंट तक पेमेंट करता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो जीएसटी है वो कब पेमेंट करना पड़ता है? जब कोई भी कस्टमर किसी भी बिजनेस से कोई भी गुड्स परचेज करता है, ठीक है, यानी गुड्स की सर्विसेज लेता है, या फिर अगर इनटेंजिबल की बात करें यानी कि सर्विसेज, याद रखना सर्विसेज भी आता है। अगर मान लो कोई भी बंदा किसी से सर्विस लेता है, ठीक है, जैसे आपके घर में अगर वाईफाई लगा है तो उसका पेमेंट जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। तो वाईफाई क्या कोई गुड्स है? नहीं, वो आप सर्विस ले रहे हो। ठीक है, तो सर्विसेज के केस में भी जीएसटी लगता है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो ये कस्टमर क्या कर रहा है? गुड्स परचेज कर रहा है, और उस गुड्स को परचेज करने के लिए क्या कर रहा है? जीएसटी का पेमेंट करना है। ठीक है, तो जीएसटी जो है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में तो जीएसटी ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है किसका? इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन इसके अलावा आज भी देश में कुछ अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब हम गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। एक्साइज ड्यूटी यानी जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। सर्विस टैक्स जो पहले लगा करता था अब नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। याद रखना, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। फिर यहाँ पे देखो लिखा कलेक्टेड बाई इंटरमीडियरी यानी कि सेलर। जीएसटी का जो पैसा है वो कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है। किससे? कस्टमर से। पेड टू द गवर्नमेंट एंड पेड टू द गवर्नमेंट बर्डन इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर। और ये डायरेक्टली क्या करता है? उस पैसे को गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। लेकिन हाँ, बर्डन अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन होता है, जो जीएसटी का बर्डन होता है, वो फाइनल कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के ऊपर ही आता है। भाई देखो ये शॉपकीपर क्या करता है? पहले गुड्स ये भी कहीं ना कहीं खरीद के लाते हैं, और जो भी गुड्स ये खरीद के लाते हैं उस पर ये भी टैक्स दे करके आते हैं। जैसे मान लो ये कहीं पे गए 100 रुपये का सामान खरीदने और उस सामान पर 10 रुपये का टैक्स लगा, तो वो सामान पड़ा 110 का। ठीक है, मतलब 100 रुपया गुड्स की कॉस्ट है, 10 रुपया टैक्स दिया। किसने दिया? दुकानदार ने दिया। अब ये जो 10 रुपये का टैक्स है ना, ये अपनी जेब से नहीं देगा गवर्नमेंट को, ये वसूलता है किससे? कस्टमर से। मतलब
ये जो टैक्स इसके ऊपर लगा उसका बर्डन ये शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। ठीक है, तो जीएसटी हमेशा क्या होता है, दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी जो 10 रुपये का टैक्स वो दे करके आया है, इस टैक्स की वसूली वो कस्टमर से कर लेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जीएसटी यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन किसके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर ही आता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो, इसके बाद हमने कुछ कंपैरिजन देखा था कुछ बेसिस के आधार पर, जैसे हु बियर्स द बर्डन। सबसे पहला बेसिस, हु बियर्स द बर्डन। तो डायरेक्ट टैक्स को कौन बियर करता है, सेम पर्सन हु पेज द टैक्स, यानी जिसके ऊपर लगाया गया वही बंदा उसका बर्डन भी झेलता है, यानी उसी की जो जेब है उसी की जेब पर उसका बोझ पड़ता है। अगर लगाया गया इस इंसान के ऊपर, यानी ये जो पर्सन था, अगर इस इंसान के ऊपर टैक्स लगाया गया तो यही बंदा यानी इसी बंदे को अपनी जेब से क्या करना होगा, टैक्स देना होगा, वो भी डायरेक्टली सरकार को। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ लिखा डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द वन हु पेज द टैक्स। यहाँ पे देखो टैक्स वसूला तो किससे जाता है, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है, मतलब लगाया किसके ऊपर जाता है, लगाया तो कस्टमर के ऊपर जाता है, लेकिन टैक्स का पेमेंट कौन करता है, तो शॉपकीपर करता है। बात समझ रहे हो, यहाँ क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर लगाया गया वही पेमेंट करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया जाता है कस्टमर के ऊपर, लेकिन टैक्स को पेमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार तक किसकी होती है, बिजनेसमैन की होती है, यानी कि शॉपकीपर की होती है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस में कह रहा कि कैन द बर्डन बी शिफ्टेड, क्या हम टैक्स का जो बर्डन होता है उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट टैक्स के केस में कह रहा कैन नॉट बी शिफ्टेड। भाई अगर इस पर्सन की इनकम पर टैक्स लगा, ये पर्सन इनकम कमाया, तो जाहिर सी बात है इसकी इनकम पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी टैक्स बनेगा क्या ये उस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकता है। मतलब सरकार जब इससे टैक्स लेने आए और ये कहे देखो ठीक है मैंने इनकम कमाया, मुझे खुशी हुई है, लेकिन जो भी टैक्स बनता है वो मेरे पड़ोसी से ले लीजिए। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, तो कभी नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स को हम कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। देखो दुकानदार क्या किया था, पहले गुड्स परचेस करके लाया था तो टैक्स दिया था, कितना दिया था, 10 रुपया। अब ये 10 रुपये का बर्डन ये इसके ऊपर नहीं आएगा, ये पता है किसको शिफ्ट कर देगा, कस्टमर के ऊपर। मतलब जो टैक्स ये पे करके आया था, ठीक है भाई, ये भी तो किसी से सामान खरीदता होगा तो उसको टैक्स दिया होगा, लेकिन जो भी टैक्स वो दिया होगा उस टैक्स की वसूली वो किससे कर लेता है, कस्टमर से। यानी ये अपने टैक्स का शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो शिफ्ट हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद तीसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यहाँ पे लिखा ऑन इनकम एंड वेल्थ। तो देखो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो किस पे लगता है, इनकम पर लगता है, या फिर पहले वेल्थ पे लगा करता था। ठीक है भाई, इनकम टैक्स किस पर लगेगा, इनकम पर लगता है ना। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, चलो इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल है या फिर डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स जो अब नहीं लगता है ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। चलो इसके बाद नेचर की बात करें तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जिसकी इनकम जितना ज़्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स का बर्डन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो मोस्टली रिग्रेसिव होता है, यानी यहाँ पर इनकम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की इनकम कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम अमाउंट में अगर एक गरीब इंसान जितना टैक्स दे रहा तो उतना ही टैक्स एक अमीर इंसान देगा एक पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करने पर। ठीक है, ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाई थी, आई होप आपने समझा होगा। अब यहाँ देखो कुछ की पॉइंट लिखा कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इज़ विजिबल एंड फेल्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए विजिबल होता है क्योंकि वो हमारी जेब से जाता है। देखो इस बंदे की जेब से ये पैसा जा रहा है तो उसे दिखाई दे रहा है और वो महसूस भी करता है, मतलब उसको दर्द होता है ना कि हाँ मेरी जेब से इतना पैसा जा रहा है। लेकिन जो जीएसटी होता है इसको ना देखा जाता है ना इसको फील किया जाता है। भाई आप रोज़ाना पता नहीं कितना सामान खरीदते हो, आप कभी कैलकुलेट किए हो, कभी जान पाए हो कि जो हम गुड्स परचेज करके लाए उसमें हमारे जेब से कितना टैक्स गया, आप नहीं जानते। हाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है, वही जान पाते हैं। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं वो ऑब्जर्व ही नहीं करते कि हम कितना टैक्स दे करके आ रहे हैं।
भाई ये बात देखो थोड़ा सा कड़वी लग सकती है, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े भी हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर ले आते हैं, उस पर टैक्स भी दे करके आते हैं, जीएसटी भी दे करके आते हैं, लेकिन वो फील ही नहीं कर पाते कि कितना कॉस्ट प्राइस था, कितना हमने टैक्स दे करके आया, कितना जीएसटी का पे करके आया। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। देखो मैंने बताया था कि इसके पहले यानी जीएसटी के आने के पहले हमारे देश में बहुत तरह के टैक्स लगा करते थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते थे। जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी का मतलब जब कोई भी मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। सर्विस टैक्स लगाती थी, सेंट्रल स्टेट टैक्स लगाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत टाइप का टैक्स लगाती थी, जैसे कि ऑक्ट्राई हो गई, परचेज टैक्स हो गया, वैट हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, लॉटरी टैक्स हो गया। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी है या फिर लिस्ट है। तो इन सारे टैक्स को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक टैक्स ले आया गया जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, यानी कि वन नेशन वन टैक्स वाली पॉलिसी लाई गई। ठीक है, जो कि मोदी जी की ये पॉलिसी है, वन नेशन वन टैक्स, यानी देश एक है तो टैक्स दुनिया भर के क्यों होने चाहिए। भाई जब देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए, है ना। तो जीएसटी वही है, वन नेशन वन टैक्स। तो इसीलिए कहा जाता है जो जीएसटी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जिसको जीएसटी बोला जाता है। लेवाइड यानी कि चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, और जीएसटी के अपने अलग अलग रेट हैं, 5 रेट हैं। ठीक है, आपको पता होगा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, तो अब किस पे कितना लगता है ये सब जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। आगे लिखा ईच टाइम द सेल इज मेड। देखो जीएसटी तब भी लगेगा जब भी हम कोई भी चीज़ सेल करेंगे। कोई भी चीज़ का मतलब या तो हम गुड्स सेल कर रहे हो या फिर सर्विसेज। जब भी हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करेंगे तो जीएसटी हम लगाएंगे। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अच्छा हाँ, जीएसटी लगाने का पावर उसी के पास है जो रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंडर। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि आप अगर किसी गोलगप्पे वाले के यहाँ जाते हैं या फिर चाट समोसा खाने जाते हैं तो क्या कभी वो आपसे जीएसटी मांगता है? नहीं मांगता, मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। तो जीएसटी पैसा, जीएसटी का जो अमाउंट होता है वही बिजनेसमैन वसूल कर सकता है जो अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, जिसमें हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा था इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। ये बात आपको तो पता है कि बहुत सारे टैक्स को मिला करके जीएसटी बनाया गया है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। दूसरा, इट कैन बी कलेक्टेड यानी कि चार्ज बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ठीक है, वही बिजनेसमैन जीएसटी कलेक्ट कर सकता है जो अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है अंडर जीएसटी में। फिर इसके बाद इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। मैंने बताया था कि जो जीएसटी है वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो 100 रुपये का सामान बनाता है या कहीं से खरीद के लाता है, अगर उसको 120 रुपये में बेचना है, ठीक है, या बेच रहा है, तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, तो 20 का किया। तो जो 20 का वैल्यू एडिशन किया इसी पर वो जीएसटी लगाएगा। जैसे मान लो जीएसटी का रेट है 10%, तो 20 का 10% यानी कि 2 रुपया जीएसटी लिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने बताया था जीएसटी का जो पेमेंट होता है वो हम डेस्टिनेशन पे करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पार्ले की जो कंपनी है उसकी जो मेन फैक्ट्री वो कहाँ, चेन्नई में है। तो अगर आप अपने गांव में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अगर आप कोई भी पार्ले का बिस्किट लेते हैं तो उसमें भी जीएसटी का पैसा इंक्लूडेड होता है। तो आप जो जीएसटी का पैसा होता है वो कहाँ देते हो, उसी शॉप पे जहाँ आप परचेस करो या फिर चेन्नई जाते हो? नहीं सर, हम तो वहीं पेमेंट कर देते हैं जहाँ से हम परचेस करते हैं। तो इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। मतलब अल्टीमेटली जहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो गुड्स को वहीं पे उसका पेमेंट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर था अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, यानी पहले की एक बात कर रहा है कि पहले जब इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था दुनिया भर के, तो जीएसटी डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो एक कास्केडिंग इफेक्ट आता था, लेकिन जीएसटी के आ जाने से वो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। यानी पहले 100 रुपये का सामान बना तो इस पर लगा वो क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी, मान लो 10 रुपया, इसकी कीमत हो गई 110 रुपया। फिर जब इसको दूसरे स्टेट में बेचा गया तो इस पर वैट लग गया,
वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, मान लो 10% लग गया 11 रुपया, तो 110 प्लस 11 121 रुपया हो गया। फिर जब इसको बेचा गया तो सर्विस टैक्स लगा या सेल्स टैक्स लगा, ठीक है। तो ऐसे लगातार मतलब एक ही वस्तु पर, एक ही कमोडिटी पर बार बार टैक्स लगने से उसकी जो कीमतें होती थी, उसके जो प्राइसेज होते थे वो बहुत बढ़ जाते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, जीएसटी लाया। तो जीएसटी के आने से जो कॉस्केडिंग इफेक्ट था, यानी ये जो डबल टैक्सेशन वाली पॉलिसी थी वो खत्म, यानी कि रिमूव हो गई, ठीक है। चलो इसके बाद कह रहा जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम। देखो जीएसटी जो कलेक्ट करता है बिजनेसमैन, वो उसके लिए इनकम नहीं होती है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो उसके लिए एक लाइबिलिटी होती है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, आपसे अगर 10 रुपया जीएसटी का पैसा लिया, तो आपको क्या लगता है ये 10 रुपया बिजनेसमैन की इनकम है? नहीं, ये पैसा सरकार का है, सरकार को देना होता है। कौन देता है? बिजनेसमैन देते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सरकार को पे करना होता है, तो बिजनेस के लिए अगर 10 रुपये ये सरकार को पे करना, तो बिजनेस के लिए सोचो क्या है, एक लाइबिलिटी है। भाई कोई भी अमाउंट जिसे हमें पे करना है फ्यूचर में, वो क्या होती है? लाइबिलिटी ही तो होती है ना। ये चीज़ मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्लास 11 से। चलो इसके बाद एडवांटेजेस, आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी के आने से क्या एडवांटेजेस हुआ। सबसे पहली बात, जो दुनिया भर के टैक्स हमारे देश में लगा करते थे, जिससे जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब इवन सरकार को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी टैक्स को कलेक्ट करने में। सारे लोगों से टैक्स वो कलेक्ट भी नहीं कर पाती थी, टैक्स की चोरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, जो इतने सारे टैक्सेस थे तो पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि यार पता नहीं किस कमोडिटी पे कितना टैक्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक भी अब जानती है, जो भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करती है तो उसको पता रहता है कि कितना जीएसटी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वन नेशन वन टैक्स, यानी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दुनिया भर के पहले लगा करते थे, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स लाया गया। और सरकार ने ये नारा दिया कि जब देश एक है तो जो टैक्स है, जो कर है, वो दुनिया भर के क्यों होने चाहिए, टैक्स भी एक होना चाहिए। तो ये एक नारा बना, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक कर, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा कि रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट, वही मैंने बताया ना, जो डबल टैक्सेशन वाली पॉलिसी थी, मतलब एक ही कमोडिटी पर बार बार जो है उस पर टैक्स लग जाने से उसकी कीमतें बढ़ जाती थी, ये खत्म हो गया जीएसटी आ जाने से। तीसरा, बेटर एंड इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट। अब देखो क्योंकि एक ही टैक्स है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है और पब्लिक को पेमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बेटर एंड इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट हुआ। अपलिफ्टिंग जीडीपी, देखो अब जीएसटी क्योंकि हर गुड्स एंड सर्विसेज पर लग रहा है और पब्लिक आसानी से पे भी कर रही है, तो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है जीएसटी का। और वो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगाती है। तो जिससे देश का जो जीडीपी है वो अल्टीमेटली क्या होता है, बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है हमारी जीडीपी क्या होगी, अपलिफ्ट होगी, है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जीएसटी के आने से। चलो इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो मैंने बताया था इंडिया में 4 तरह के, ठीक है, 4 तरह के क्या होते हैं, जीएसटी होते हैं, जिसमें से एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी, ठीक है। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसको समझाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। देखो एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटर स्टेट सेल या फिर इंटर स्टेट सप्लाई, और एक होता है इंट्रा स्टेट सेल या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होता है? तो गाइस इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है जब जैसे मान लो एक शॉप है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और इस शॉप ने क्या किया, एक कस्टमर है गोपाल जो तमिलनाडु में रहता है, उसको सामान बेचा। तो देखो उत्तर प्रदेश एक अलग स्टेट है, तमिलनाडु एक अलग स्टेट है। तो जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो, तो इसको बोलते हैं, पहली बात तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सेल, ठीक है। तो इंटर स्टेट सेल किसे कहेंगे, जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में क्या किया जा रहा हो, गुड्स या सर्विसेज बेचे जा रहे हैं। देखो जैसे एक वेंकट करके एक पर्सन है जो पंजाब में रहता है, और यूपी का बिजनेसमैन पंजाब के कस्टमर को यानी कि वेंकट को सामान बेचा, ठीक है। तो यूपी एक अलग स्टेट है, पंजाब एक अलग स्टेट है। तो अब यहाँ ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं दो अलग अलग स्टेट के बीच में, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सेल, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक होता है इंट्रा स्टेट सेल या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन स्टेट जब हम सप्लाई करते हैं। जैसे देखो बिजनेस यूपी में है, ठीक है, और
इस बिजनेस ने क्या किया, एक बंदा है जिसका नाम है जॉन सीना, जो यूपी में ही रहता है, उसको गुड्स बेचा गया, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। या फिर यूपी का कोई बिजनेस है, उसने लियोनेल मेसी, ठीक है, इसको आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, लियोनेल मेसी, ठीक है, और जॉन सीना को भी। चलो, तो अगर मान लो ये यूपी में रहते हैं और यूपी का बिजनेसमैन इनको ट्रांजैक्शंस कर रहा है, मतलब गुड्स बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो समझ में आ गया। यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ गाइज, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही हो, और इंटर स्टेट का मतलब जब विद इन स्टेट सप्लाई हो रही हो, ठीक है। आइए अब हम आपको समझाते हैं, अब आपको समझ में आएगा टाइप्स ऑफ जीएसटी अच्छे से। देखो ये रहा, देखो एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, और एसजीएसटी, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है। देखो जो सीजीएसटी होता है और जो एसजीएसटी होता है, सबसे पहली बात कलेक्ट कौन करता है, मतलब इनका पैसा कौन लेता है। जो सीजीएसटी होता है, जो सेंट्रल जीएसटी होता है, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और जो एसजीएसटी होता है यानी स्टेट जीएसटी, ये हमेशा कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये लगाया कब जाएगा, कह रहा लेवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। इंट्रा स्टेट सप्लाई जब होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब विद इन स्टेट, यानी यूपी से यूपी, ठीक है, सेम स्टेट में जब सप्लाई होती है गुड्स या सर्विसेज की, तब जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी। या फिर जो एसजीएसटी होते हैं, ये भी कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, मतलब कि विद इन स्टेट, यानी कि सेम स्टेट में सप्लाई होती है, तो एसजीएसटी लगता है। बात समझ गए, सुनो मेरी बात फिर से, हम चाहे सीजीएसटी की बात करें या फिर एसजीएसटी की बात करें, ये दोनों कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, यानी कि विद इन स्टेट सप्लाई होती है। बात समझ रहे हो। चलो, इसके बाद आईजीएसटी की बात करें तो आई स्टैंड फॉर यहाँ पर है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड। देखो, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, उससे जो पैसा आता है दोनों सरकार में बढ़ जाता है, सेंट्रल को और स्टेट को। लेकिन ठीक है, जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में, तो उसका पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसको बांटा नहीं जाता, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। यानी जीएसटी जो दोनों होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और सारा का सारा पैसा कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि आईजीएसटी जो होता है ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और लगाया कब जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है लेवीड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सप्लाई की जा रही हो। बात समझ रहे हो। चलो, इसके बाद एक होता है यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। तो देखो ये पहली बात क्या लिखा हुआ, कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन कलेक्ट करेगा, तो उस टेरिटरी को, उस यूनियन टेरिटरी को जो एडमिनिस्टर कर रहा है वही उस टैक्स को कलेक्ट करेगा। और ये लगाया कब जाता है, तो याद रखना, लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन यूटी। यानी किसी यूटी में जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई जैसे कि यूटी है, आपको पता है चंडीगढ़, अगर चंडीगढ़ का सामान चंडीगढ़ में ही बेचा जा रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है। और कौन लेगा, तो वहाँ उस यूटी पर जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जो भी रूल कर रही है, वही उसको पैसा लेगी, ठीक है। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है। सीजी देखो, विद इन स्टेट जब आपकी सप्लाई होगी तो दो तरह का टैक्स होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल का, एसजीएसटी स्टेट का। अगर बिटवीन स्टेट यानी दो स्टेट के बीच में अगर सप्लाई हो रही है तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ आपका मैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, विद इन स्टेट का मतलब होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल जैसे लखनऊ का सामान कानपुर में बेचा गया, ठीक है, लखनऊ का सामान कानपुर में बेचा गया। देखो यहाँ लिखा ना, सप्लायर इन लखनऊ और कस्टमर इन कानपुर। तो लखनऊ और कानपुर ये दोनों किस स्टेट में आते हैं, यूपी में आते हैं। तो इसको कौन सी सप्लाई बोलेंगे, विद इन सप्लाई, विद इन स्टेट सप्लाई, या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करें बिटवीन स्टेट यानी इंटर स्टेट सप्लाई, जैसे दिल्ली टू मुंबई। अब दिल्ली क्या है, एक डिफरेंट स्टेट है, और मुंबई एक डिफरेंट स्टेट है ना। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कलेक्ट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। बात समझ रहे हो। यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी जीएसटी कब लगेगा, जैसे देखो एक यूटी है आपका चंडीगढ़, सप्लायर चंडीगढ़ में है और कस्टमर भी चंडीगढ़ में है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टैक्स एप्लीकेबल की बात करें तो दोनों तरह का टैक्स लगेगा, क्योंकि ये कौन सी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंट्रा यूटी सप्लाई है, तो इस पर भी लगेगा CGST और SGST नहीं, यहाँ UTGST आता है। मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और दूसरा वहाँ की जो UTGST यानी उस यूनियन टेरिटरी पर जो कंट्रोल कर रहा होगा वो उसका पैसा कलेक्ट करेगा। बात समझ रहे हो? तो वही देखो यहाँ पर लिखा भी है कि CGST बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस UTGST बाय UT एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उस पर्टिकुलर UT को जो एडमिनिस्ट्रेड कर रहा होगा वही उसका पैसा लेगा। ठीक है, बाकी ये डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। फुल फॉर्म की बात करें CGST की तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और UTGST का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लेवाइड बाई मतलब कौन लगाता है, तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST स्टेट गवर्नमेंट, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट, UTGST यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड जो कर रहा होगा। ऑन सप्लाई ऑफ किस पे लगता है, CGST कब लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या विद इन स्टेट सप्लाई। SGST कब लगेगा, तो ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई या विद इन स्टेट सप्लाई पर। इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि बिटवीन दो डिफरेंट स्टेट के बीच में जब सप्लाई होती है तो उस पर IGST लगता है। UTGST कब लगेगा, इंट्रा स्टेट या फिर विद इन UT, इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट में या फिर विद इन UT, दो सेम UT के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे UTGST लगेगा। इसके बाद कलेक्ट कौन करता है, तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST स्टेट गवर्नमेंट और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट, UTGST यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड जो कर रहा होगा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे सेल इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ टू लखनऊ, ठीक है, तो ये कौन सी सप्लाई हो गई, इंट्रा स्टेट हो गई। लखनऊ टू कानपुर, ये भी इंट्रा स्टेट हो गई। IGST कब लगता है, जब डिफरेंट स्टेट में होती है, जैसे कि दिल्ली टू मुंबई। और UTGST लगता है सेल इन चंडीगढ़, यानी सेम UT में या सेम स्टेट में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखा है कि टेक वे विद इन द स्टेट। देखो याद रखना, कभी भी अगर सप्लाई विद इन द स्टेट हो रही है, मतलब सेम स्टेट के बीच में हो रही है, तो CGST प्लस SGST लगेगा। और बिटवीन स्टेट, अगर दो स्टेट के बीच में हो रही है सप्लाई तो IGST लगेगा। अगर दो यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई हो रही है तो एक तो CGST लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और एक UTGST लगेगा, यानी यहाँ पे SGST नहीं लगेगा, UTGST लगेगा। और कौन सी UT, जो उस UT पर अपना एडमिनिस्ट्रेड कर रही होगी, ठीक है, जिसकी सरकार होगी वही उसका पैसा लेगा। ठीक है, GST क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपको पता होगा, ठीक है, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको पता होगा कि जो हमारी देश है, हमारा जो देश है, टोटल 8 UT हैं देश में, है ना, जिसमें से 4 ऐसी UT हैं UT विथ स्टेट लेजिस्लेचर, जिस पर स्टेट की लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ पे सरकार है। और 4 स्टेट ऐसे हैं जिस पर जो UT विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, जहाँ पे कोई सरकार नहीं है, प्रेसिडेंट का वहाँ पे शासन चलता है, राष्ट्रपति का। ठीक है, देखो दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गई, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिस पे हमारी किसी ना किसी सरकार का उस पर कंट्रोल होता है। और जो 5 स्टेट हैं, अंडमान निकोबार, जो एक आइसलैंड है, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया और लद्दाख हो गया। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो UT में आते हैं, लेकिन विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल होता है। ठीक है, रूल होता है। चलो, तो ये मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, आइए अब देखो, बेसिकली आज हम नया चीज़ अब पढ़ने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। अभी तक तो हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना। देखो, इंटर स्टेट सप्लाई अगर होती है, जैसे मान लो एक शॉप है जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, UP से, इसने एक पर्सन को सामान सेल किया, वो भी UP से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना। और ध्यान से देखो, अगर सेम स्टेट में, यहाँ देख रहे हो UP टू UP ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, तो मतलब कि सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे जो GST लगेगा, जैसे मान लो GST का रेट है 18%। पहली बात तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, ये बात मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, है ना, 2 बार मैं आपको लास्ट वीडियो में भी, आज भी मैंने रिवाइज करा दिया। यानी कि दोनों सरकार को पैसा मिलेगा। GST कितना, 18%, तो इस 18% में आधा कौन लेगा, सेंट्रल GST, यानी कि जो मोदी सरकार है उसके खाते में जाएगा, ठीक है, 9%, और आधा यानी कि 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, यानी कि
योगी सरकार लेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सी को बोल्ड हाईलाइट किया हुआ, सी फॉर सेंट्रल और यस फॉर स्टेट। तो याद रखना कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो दो तरह का टैक्स होगा। ठीक है, दो तरह का जीएसटी होगा, एक सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, एक एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। कितना? तो हाफ हाफ, हमेशा हाफ हाफ होता है, 50-50%। जैसे यहाँ 18% था तो 9% सेंट्रल का होगा और 9% किसका होगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, यहाँ पे देखो इंटर स्टेट, जैसे मान लो एक बिजनेस है यूपी का, इसने एमपी के किसी कस्टमर को सामान बेचा। ठीक है, अब देखो यूपी एक अलग स्टेट है, एमपी एक अलग स्टेट है, तो इस सप्लाई को क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। मान लो जीएसटी का रेट 18% है, लेकिन ये पूरा का पूरा 18% पता है कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और इस टैक्स को बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सामान बेचा जा रहा है, मतलब गुड्स या सर्विसेज बेची जा रही हैं, तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पैसा कौन कलेक्ट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। आई फॉर यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो ये एक बिजनेस है ना, ये एक बिजनेस है, इसने एसआरके यानी कि शाहरुख खान से गुड्स परचेज़ किया। ठीक है, शाहरुख खान से गुड्स परचेज़ किया, इसका मतलब ये हुआ है कि जो एसआरके हैं वो इस बंदे को या इस बिजनेस को गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपया, और जीएसटी का जो रेट है वो है 18%। देखो 18%। ठीक है, तो एसआरके ने इस बंदे को कितने का सामान बेचा गया है? 100 रुपये का, और उस पर जीएसटी कितना लगाना? 18%। तो 100 रुपये का 18% कितना होगा? 18 रुपया होगा। इसका मतलब ये जो बंदा है जो एसआरके से सामान परचेज कर रहा है वो उसको कितना पे करेगा? 118 रुपया पे करेगा, है ना। और मान लो हम एसआरके, जो एसआरके है, ठीक है, एसआरके नहीं, जो बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये जो बिजनेस है इसकी बुक में हमें एंट्री करनी है। तो इस बिजनेस ने क्या किया है? एसआरके से गुड्स परचेज किया है। ठीक है, अच्छा, क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया मान लो, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, नाम दिया है एसआरके से परचेज कर रहा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी, है ना। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज आपका एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट आप डेबिट करोगे, और एसआरके से यानी कि शाहरुख खान से अगर परचेज किया गया है तो टू शाहरुख खान, टू एसआरके हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, परचेज के सामने हम वो अमाउंट दिखाते हैं जितने का वो उसकी जो कॉस्ट थी। ठीक है, कॉस्ट कितना थी? 100 रुपया, और एसआरके को हमें देना कितना है? 118 रुपया। कितना देना है? ध्यान से देखना, 118। और परचेज यानी जो हमारा एक्सपेंस हुआ परचेज नाम का वो कितना हुआ? 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया, लेकिन हम दे कितना रहे हैं एसआरके को? 118 रुपया। 18 रुपये का डिफरेंस आ रहा, वो किसका आ रहा होगा? जीएसटी का आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे इनपुट जीएसटी अकाउंट। सर इनपुट जीएसटी क्यों लिख रहे हैं? तो देखो याद कर रखना, हमेशा जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, यानी कि बिजनेस जब भी गुड्स को परचेज करेगा तो परचेज करते समय जो जीएसटी पे किया जाता है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इनपुट जीएसटी बोलते हैं। सर इनपुट ही क्यों बोलते हैं? देखो गुड्स परचेज के केस में आपके बिजनेस में गुड्स इन होता है या आउट होता है? तो आप कहोगे सर इन होता है। जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आप कहीं से गुड्स परचेज करके लाओगे तो आपके बिजनेस में गुड्स इन होगा कि आउट होगा? इन होगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी, सॉरी सीजीएसटी बोल दिया, इनपुट जीएसटी। तो याद रखना जब भी गुड्स परचेज होगा तो इनपुट जीएसटी को हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ सुनो, एक चीज़ सुनो, ये जो इनपुट जीएसटी होता है इसका नेचर होता है असेट्स। सर असेट्स होता है, हमने तो पे करके आया, एक्सपेंस होना चाहिए। आपको यही लग रहा होगा कि 18 रुपया तो बिजनेस ने पे करके आया तो एक्सपेंस होना चाहिए। नहीं गाइस, ये एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो बिजनेसमैन होता है जब वो कहीं से गुड्स परचेज करके लाता है और उस पर जो भी टैक्स देता है उसका बर्डन वो कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है। ये बात आपको पता है ना, उसका बर्डन वो किस पे शिफ्ट कर देगा? कस्टमर पर। और ये जो 18 रुपये का पेमेंट करके आया है बिजनेसमैन इनपुट जीएसटी का, इसको वो कस्टमर से वसूल करेगा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब जब सामान को बेचा जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है तो वो क्या कहलाता है? असेट कहलाता है। इसीलिए बिजनेस के लिए इनपुट जीएसटी हमेशा क्या होता है? असेट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस बिल्कुल नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा आज पेमेंट कर रहा बिजनेस 18 रुपया जीएसटी के नाम का ना, या जिसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, ये बाद में वसूल लिया जाएगा किससे? कस्टमर से। तो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा हम वसूल कर लेते हैं कस्टमर से, इसीलिए इनपुट जीएसटी का हमेशा नेचर क्या होता है? असेट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो अब क्या हुआ। ये बिजनेसमैन सामान खरीद के ले आया, फिर वही सामान इस बिजनेस ने क्या किया? सल्लू को बेच दिया। कितने में बेचा? 200 का। मतलब जो सामान 118 का लाया गया था 200 का बेच दिया गया, ऐसे समझ लो। अच्छा, जब 200 रुपये का सामान बेचा गया तो उस पर 18% का जीएसटी लगाया गया, क्योंकि जीएसटी ये दे करके आया था ना, ये बंदा शाहरुख खान को जीएसटी पे करके आए थे, है ना। तो अब वो जीएसटी का पैसा किससे लेंगे? कस्टमर से लेंगे। तो मान लो ये जो है, ये बिजनेसमैन 200 का सामान कोई बेच रहा है, उस पर 18% का जीएसटी लगा दिया। तो 200 का 18% कितना होता है? 36 रुपया। तो ये सामान सल्लू को कितने में बेचा जाएगा? 236 रुपये में। यानी ये जो बिजनेस है सल्लू से कितना रिसीव करेगा? 236 रुपया। तो देखो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट। तो डेटर इस बार कौन है? सल्लू है, क्योंकि सल्लू को सामान बेचा गया है, वो भी उधार पर। तो सल्लू डेबिट हो जाएगा। कितना सल्लू से लेना है? 236 रुपया। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में हमेशा हम कॉस्ट प्राइस दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 200 रुपया। तो अब देखो 36 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में सल्लू के सामने 236 है, क्रेडिट में 200 है। 36 रुपये का गैप है। कहाँ? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी अकाउंट। कितना? 36 रुपया। अब देखो डेबिट में भी 236 रुपया हो गया, क्रेडिट में भी 236 रुपया हो गया, है ना। और ये 36 रुपया हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। बिजनेस क्या कर रहा है? कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप कभी ये नहीं कह सकते कि जो बिजनेसमैन ये 36 रुपया कलेक्ट कर रहा है आउटपुट जीएसटी के नाम का, वो बिजनेस का रेवेन्यू है। देखो नॉर्मली आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस जो पैसा लोगों से कलेक्ट करता है, मतलब कस्टमर से जो कलेक्ट करता है, वो उसके लिए रेवेन्यू होता है। लेकिन याद रखना, जिस तरीके से इनपुट जीएसटी जो वो पे करके आया था, वो मैंने कहा कि वो एक्सपेंस नहीं है। क्या नहीं है? एक्सपेंस नहीं है, वो असेट है। असेट क्यों है? क्योंकि ये पैसा बाद में कस्टमर से ले लिया जाएगा। उसी तरीके से जो पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से जीएसटी के फॉर्म में, वो हमारे लिए रेवेन्यू भी नहीं है, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा हमें सरकार को देना होता है, हमारा पैसा नहीं है। तो जो पैसा हमें सरकार को, यानी फ्यूचर में किसी को भी देना हो, सरकार को देना हो या किसी को भी देना हो, वो होती क्या है बिजनेस की? वो लाइबिलिटी ही तो होती है ना। बात समझ में आ रही है? मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ गाइज आपको समझाने में। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा बैक जाइए, दोबारा मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो याद रखना, आउटपुट जीएसटी का जो पैसा होता है ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को देना होता है। अच्छा, एक चीज़ और सुनो ध्यान से, एक चीज़ और ध्यान से सुनो। सर इसको आउटपुट सेल करते समय हमने आउटपुट जीएसटी क्यों लिखा? तो मैंने क्या बताया, इनपुट यहाँ हमने क्यों लिखा था? क्योंकि हम जब गुड्स को परचेज करते हैं तो बिजनेस में जो सामान होता है, जो गुड्स होता है, वो इन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनपुट जीएसटी। उसी तरीके से जब हम गुड्स को बेच रहे होते हैं तो बताओ गुड्स इन करता है या आउट करता है? तो आप कहोगे सर बिजनेस से आउट करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा आउटपुट जीएसटी। ऐसे रख लो, ठीक है। किसी को बताना होगा तो ऐसे समझा देना, उसको समझ में आ जाएगा। फिर से एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इनपुट जीएसटी का नेचर क्या है? असेट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें कस्टमर से ये पैसा लेना होता है। आउटपुट आउटपुट जीएसटी जो हमने कस्टमर से लिया है, ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पैसा सरकार को देना होता है। अच्छा, इसको सेटअप करके देना होता है। देखो सेटअप का मतलब, जैसे जब हम देखो हमने कस्टमर से कितना जीएसटी लिया? 36 रुपया। और इसी गुड्स पर हम जीएसटी कितना पे करके आए थे? 18 रुपया। तो 36 में से 18 हम पहले अपना एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए तो असेट बोला गया था उसे, क्योंकि हम इसे फ्यूचर में एडजस्ट करते हैं। तो बचा कितना? 18 रुपया। अब ये जो 18 रुपया अभी भी मेरे पास बच रहा है, ये मेरी लाइबिलिटी है, और ये पैसा हमें किसको देना होता है? सरकार को देना होता है। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। आइए अब ये चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो लिखा इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, ठीक है। उसका एक फ्लो चार्ट है विथ जर्नल एंट्री के साथ, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट, क्लियर फ्लो, स्ट्रॉन्ग बेस आपका होगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये बात तो आपको पता है।
फिर लिखा हुआ है वी पे जीएसटी ऑन परचेज, यानी जब हम परचेज करते समय जीएसटी पे करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जो भी हमने आपको बताया। और फिर कह रहा कि एंड कलेक्ट जीएसटी, और जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं कब, ऑन सेल, सेल करते समय, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे फाइनली वी डिपोजिट द डिफरेंस इन गवर्नमेंट। हमने अभी बात किया ना, जो डिफरेंस होता है, जैसे हमने बेचते समय कितना जीएसटी लिया था कस्टमर से 36, और खरीदते समय हमने कितना पे किया था 18, तो इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 18। ये 18 रुपये हम किसको पे कर देंगे, गवर्नमेंट को। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलो इसके बाद हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज इनपुट जीएसटी, यानी जब हम परचेज करते हैं तो उस केस में हमेशा क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। यहाँ लिखा वी परचेज गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर एंड पे जीएसटी। जब हम जीएसटी हमें पे करना होता है भाई, जब भी कोई बिजनेस गुड्स या सर्विसेज परचेज करेगा तो उसे जीएसटी पे करना होगा। फिर यहाँ लिखा जीएसटी पेड इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, और पे करते समय जो भी जीएसटी बिजनेसमैन पे करता है उसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कह रहा है इट इज़ एन एसेट्स, ये असेट्स होता है फॉर आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए, बिकॉज इट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है। कैसा बेनिफिट, वी कैन सेट ऑफ दिस जीएसटी, मतलब जो जीएसटी यानी जो इनपुट जीएसटी हम पे करके आते हैं उसे हम बाद में क्या करते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, किससे, आउटपुट जीएसटी से। सॉरी, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो इसकी एंट्री अगर बनाना हो, जर्नल एंट्री बनानी हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट सी जीएसटी हो वो डेबिट होगा, या फिर इनपुट एस जीएसटी लगाना हो डेबिट हो जाएगा, या फिर इनपुट आई जीएसटी। मतलब इनपुट, देखो जीएसटी का मतलब क्या भाई, सी जीएसटी भी हो सकता है, एस जीएसटी, आई जीएसटी, है ना। तो परचेज करते समय ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, हमेशा डेबिट होंगी। और क्रेडिट क्या होगा, अगर गुड्स मान लो कैश पे परचेज किया गया तो टू कैश, अगर चेक से पे किया गया तो टू बैंक, या फिर अगर उधार खरीदा गया तो जो क्रेडिटर होगा उसका नाम दिखा देंगे। बात समझ रहे हो। नरेशन इसका होगा बीइंग गुड्स परचेज एंड जीएसटी पेड, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, सेल के केस में क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी लगता है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर एंड चार्ज जीएसटी। कह रहा कि जब कभी भी बिजनेसमैन गुड्स को सेल करता है तो वो हमेशा चार्ज करता है, यानी कि जीएसटी को लगाता है, ठीक है, किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। फिर यहाँ लिखा है जीएसटी कलेक्टेड इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, यानी जब हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा इट इज़ अ लाइबिलिटी, ठीक है। जो आउटपुट जीएसटी होता है वो मैंने बता भी दिया आपको, समझा भी दिया, वो एक क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए, बिकॉज वी हैव टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो जीएसटी का पैसा होता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ वी डिपॉजिट आउटपुट जीएसटी टू द गवर्नमेंट आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट जीएसटी, यानी जो हमने इनपुट जीएसटी पे किया होता है उसे एडजस्ट करने के बाद जो जीएसटी बचता है वो पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं। वही एग्जाम्पल है ना, जैसे हमने 36 लिया था, एक सेकेंड गाइस, चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। माइक हमारा जो है डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है, दूसरा माइक हम यूज़ करने लगे हैं। तो याद रखना हम कौन सा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनपुट जीएसटी को सेटअप करने के बाद, यानी आउटपुट जीएसटी से हम उसको सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। और इसके लिए देखो जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, या अगर उधार बेचा है तो जो डेटर होगा उसका नाम लिखते हैं, है ना, जैसे अभी हमने लिखा था सल्लू का नाम। फिर इसके बाद टू सेल्स अकाउंट, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता है, और आउटपुट सी जीएसटी हो गया, आउटपुट एस जीएसटी हो गया, या फिर आउटपुट आई जीएसटी हो गया, ये हमेशा सेल करते समय क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट लिखा सेट ऑफ एंड पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब देखो सेट ऑफ कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया ऑन सेल, यानी कि सेल करते समय, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनपुट जीएसटी पेड ऑन परचेज। जो इनपुट जीएसटी हमने पे किया था परचेज करते समय उसे माइनस कर दिया जाता है। फिर यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ इफ़ इनपुट जीएसटी इज़ मोर देन आउटपुट जीएसटी, ठीक है, तो एक्सेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। तो एक्सेस या तो उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या फिर वो रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर आपका इनपुट जीएसटी ज़्यादा है आउटपुट जीएसटी से तो उसे या तो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर वो रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट जीएसटी ज़्यादा हो गया तो उसे हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे कर देना होगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो बॉक्स बना के फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि वाई इनपुट जीएसटी इज एन असेट। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ पेड बाई अस टू द सप्लायर, क्योंकि ये हमें सप्लायर को क्या करना होता है, इट इज़ पेड बाई अस, ये हमारे द्वारा पे किया गया होता है किसको, सप्लायर को। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग जीएसटी लाइबिलिटी, क्योंकि ये फ्यूचर में हमें ये मौका देता है कि हम अपने इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकें, इसलिए ये क्योंकि हमारे लिए फ्यूचर बेनिफिट होता है इसलिए भी ये असेट होता है। तीसरा करा कि वी कैन रिकवर इट फ्रॉम गवर्नमेंट बाय सेट ऑफ आर रिफंड, हम इस पैसे से रिकवर कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, है ना, रिफंड वगैरह भी कर सकते हैं, इसलिए भी एसेट्स है। देयरफॉर इट इज़ ट्रीटेड एज एन असेट्स, इसीलिए इसको याद रखना, जो इनपुट जीएसटी होता है वो क्या होता है, असेट्स होता है। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर में बेनिफिट देता है। ठीक है, चलो इसके बाद कह रहा कि पांचवा पॉइंट वाई आउटपुट जीएसटी इज लाइबिलिटी। पहला पॉइंट इट इज़ कलेक्टेड बाय अस फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि ये पैसा हम, सबसे पहली बात तो कि हम ये कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और वो हमारा नहीं होता। इट डज नॉट बिलोंग टू अस, है ना, मैंने बताया ना वो हमसे बिलोंग नहीं करता, मतलब वो पैसा हमारा नहीं होता। वी आर लाइबल टू पे इट टू गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। एक सेकेंड।